देन बात करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की, जो कि उदारवादी बौद्धिक विचारधारा पर बेस्ड सिद्धांत हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो थर्ड क्लासिफिकेशन की गई है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 आ जाता है, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। ये 7 आर्टिकल्स जो हैं वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 सरकार को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। कहता है आर्टिकल 44, दे डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। कि भारत, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि भारत के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरी होल कंट्री, राष्ट्र भारत के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, एक प्रकार का ही कानून हो, भेदभाव ना हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ऐसा आर्टिकल 44 कहता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया है। सेपरेट अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। हिंदुओं के लिए अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग मुस्लिम मैरिज एक्ट है। हिंदू जो है वो एक शादी कर सकता है, दो शादी करने पर उसे दंडनीय अपराध मिलेगा। लेकिन मुस्लिम, उनके जो कानून हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो, उसमें बहुविवाह, एक से ज़्यादा विवाह भी कर सकते हैं और कोई अपराध नहीं है वो। तो ये भेदभाव किस लिए है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किस लिए है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भारत के जो संविधान निर्माता थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, वो यही चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए, एक प्रकार का ही कानून हो। लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं किया हुआ है। आर्टिकल 44 दिशा निर्देश देता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्दी लाया जाएगा। देन आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 सरकार को डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है। दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर, चिल्ड्रंस हैं जो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनकी एजुकेशन का सरकार ध्यान दे, उनका जिम्मा ले, प्रोवाइड करे। अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसे दी जा सकती है? शिक्षा के द्वारा, उनकी स्वास्थ्य हेल्थ के द्वारा, उनके पालन पोषण, उनकी डाइट, उनको मील दी जाती है। जैसे आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ियाँ चलाई जाती हैं वो एक तरह से इसी सिद्धांत पर बेस्ड हैं। तो 6 साल से कम उम्र का जो होगा उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई है कि सरकार उसको प्रोवाइड करे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। देन आर्टिकल 48। आर्टिकल 48, दे डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो आर्टिकल 48 सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है कि जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, और एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि जो पशुपालन है, खेती बाड़ी और पशुपालन, उसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स पर चलाया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। उनको, एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को और पशुपालन को एक मॉडर्न साइंटिफिक तौर तरीकों से खेती बाड़ी की जाए और पशुपालन किया जाए। जैसे दूध दूध पशुपालन में दूध निकाला जाता है हाथ से, तो मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई प्रकार के टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में भी
ट्रैक्टर आ चुके हैं और बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है ताकि खेती बाड़ी को, एग्रीकल्चर को इजी बनाया जा सके और मोर प्रोडक्टिव बनाया जा सके। ठीक है ना। उन्नत कोटि के बीज भी प्रोवाइड होते हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करे। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर का यूज़ करके जल्दी काम होगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल 48 डायरेक्ट करता है सरकार को कि वो मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पर चले। देन आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A डायरेक्ट करता है स्टेट को, कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए सिंपल सा है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि वो प्रकृति एनवायरनमेंट को, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, इम्प्रूव करे। ठीक है। एंड वो जो जंगल हैं, फॉरेस्ट्स हैं, उनकी भी रक्षा करे, सेफ गार्ड करे उनको। ठीक है, उनकी रक्षा करे। और एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर हैं, जो जीव जंतु जंगल में रहते हैं, वो वाइल्ड लाइफ हो गई। ठीक है। जंगल का भी ध्यान देना है और जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना है। देन आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 कहता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 49 सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो हिस्टोरिक प्लेस हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं और हिस्टोरिक भी हैं और आर्टिस्टिक कलाकृतियां हैं। इसको जो बनाने की जो तकनीक है, कलाकृतियां जो हैं आर्टिस्टिक भी है। ऐसे जितने भी प्लेसेस हों, मोन्यूमेंट्स हों, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हों, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर्ड किए जा चुके हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उनको प्रोटेक्ट करे सरकार। ठीक है, आर्टिकल 49 ये कहता है। देन आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 कहता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। पहले तो ये समझो कि जुडिशरी क्या होती है। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं जिनको कार्य करना होता है, जिन एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, जो कि काम करते हैं, कार्य करते हैं लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, सरकार बनाते हैं। जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का हेड या तो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पर सीएम और शहरी लोकल लेवल पर चेयरमैन और सरपंच गांव में। ठीक है ना। तो ये एग्जीक्यूटिव हैं। इसके अलावा जो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो होती है, जैसे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तहसीलदार या फिर कोई और जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो ये जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो इस आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 50 कहता है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो जुडिशरी को, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग रखे, ताकि न्यायपालिका सेपरेटली, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर अलग से न्याय कर सके लोगों के लिए। क्योंकि एग्जीक्यूटिव कार्य करने में कहीं ना कहीं त्रुटि कर देते हैं या भेदभाव कर बैठते हैं। तो ऐसे में न्याय लोगों को न्याय मिले, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका अलग होकर काम करे। ठीक है। न्यायपालिका के जो उनकी जुडिशरी कोर्ट में जो रिक्रूटमेंट होती है या फिर उनको जो सैलरीज दी जाती हैं या जितना भी खर्चा होता है, वो एग्जीक्यूटिव पर बेस्ड नहीं होता, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसर्न्ड स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर बेस्ड होता है। देन आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ये सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी and maintain just and honorable relations between nations
and to foster respect for international law and treaty obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration। यानी कि आर्टिकल 51 कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना ये भारत सरकार की और किसी भी भारत के राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी शांति बनाए रखे, शांति कायम रखे। एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा भी, भारत एक सुरक्षा का माहौल बनाकर रखे, ठीक है, ये जिम्मेवारी है। एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, की दो राष्ट्रों के बीच में यानी कि भारत है, एक जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं, द्विपक्षीय जो संबंध हैं, जैसे भारत के चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, या भारत के सिंगापुर के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, या इटली के साथ, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, या फिर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ जो भारत के जो संबंध हैं वो मधुर संबंध हो, न्याय संगत संबंध हो, सम्मानजनक संबंध हो, ठीक है, उसकी बात की गई है। एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। देन कहा गया है टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनाए जाते हैं या फिर जो समझौते किए जाते हैं, ट्रीटी साइन की जाती हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। जो भी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधियां, समझौते किए जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्ट तब की जाएगी जब उनको फॉलो किया जाएगा, ठीक है, इसलिए फॉलो किया जाए इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को। फिर है एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे यूक्रेन का जो झगड़ा है या फिर कोई भी अफगानिस्तान का जो झगड़ा है, इस तरीके से जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इन डिस्प्यूट्स का निपटारा करे, निपटारा करे, टेबल पर बैठ करके उनको बिठाया जाए। आर्बिट्रेशन जबरदस्ती भी बिठाया जा सकता है, उसमें बीच में उनका निपटारा किया जाए, ठीक है ना, सेटलमेंट की जाए, झगड़ा ना रहे, ऐसी कोशिशें लगातार की जानी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो आर्टिकल्स को याद करने का जो तरीका है, देखिए, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट, आर्टिकल 49 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस। तो ये याद करने का तरीका है, कीवर्ड्स याद कर लो।